Everyone, in this video we'll study the block 1. अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे बेटा block 1 of BZYCT 133 और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और जस्ट टेक अ लुक एट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली देखें ना बेटा, इस सब्जेक्ट के अंदर दैट मीन्स BZYCT 133 के अंदर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं फिगर आउट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखोगे तो प्रीवियस पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं है. ठीक है, देर आर फ्यू टॉपिक्स हाँ जो रिपीट हो रहे हैं, या चैप्टर्स हम बोल सकते हैं कि इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं. लेकिन स्पेसिफिकली जैसे मैंने पहले वाले सब्जेक्ट्स में टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चंस पिक करे थे, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है. द रीज़न भी यहाँ पे पेपर्स को देख के हमें एनालाइज ये हो रहा है कि सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर. अगर हम बात करें बेटा फर्स्ट चैप्टर की, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर बार हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, जैसे पहले जनरल फीचर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स आ चुके हैं, उसके अलावा इंटेग्यूमेंट्स ऑफ फिशेस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट पे क्वेश्चन आ चुके हैं. तो ओवरऑल इस चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट चैप्टर ही कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, सो अगर हम बात करें, हाँ जी, अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट की, तो बेटा इंटेग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है. इंटेग्यूमेंट इज कंपोज ऑफ टू लेयर्स, द एपिडर्मिस एंड डर्मिस. मतलब जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, जैसे हम जिसको स्किन बोलते हैं, उस टाइप से इंटेग्यूमेंट जो है वो एपिडर्मिस से बना होता है और डर्मिस से बना होता है. जो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो हो जाती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो हो जाती है डर्मिस. ठीक है, separated by a basement membrane. Vascularization and interventions are added with the contribution from the neural crest. Interaction between epidermis and dermis stimulates specialization such as teeth, feather, hair, scales, etc. और इन्हीं के अंदर जो इंट्रैक्शन होती है या बाकी सेल्स कभी कभी एड ऑन हो रहे होते हैं, कभी कभी चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से ये जो डर्मिस और एपिडर्मिस है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें फॉर्म करके देती है. फॉर एग्जाम्पल, ये डर्मिस या एपिडर्मिस जो है वो बर्ड्स में इट विल लीड टू फेदर. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे मॉडिफिकेशंस आने लग जाएंगी. उसके अलावा मैमल्स में हेयर्स बनने लग जाते हैं या मैमरी ग्लैंड डेवलप होने लग जाते हैं. वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेट का जो टूथ बन रहा है वो भी डर्मिस और एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट फिशेस में जो स्केल्स है, ठीक है, वो भी जो स्केल्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन है. ठीक है, जनरल फीचर्स ऑफ एपिडर्मिस की अगर हम बात करें, तो एपिडर्मिस जो है, सॉरी, जनरल फीचर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट की अगर हम बात करें, इंटेग्यूमेंट इज अ वर्टिब्रेट एज एन ऑर्गन. इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर एज अ सिंगल स्ट्रक्चर टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस. तो बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज यहाँ पे ज्वाइन होकर इंपॉर्टेंट फंक्शंस बना रहे हैं. इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स दैट कैन बी डिवाइडेड एज आउटर लेयर एपिथेलियल फॉर्मिंग द एपिडर्मिस, जिसके नीचे आती है डर्मिस, और उसके नीचे जो थर्ड लेयर आती है उसको हम बोलते हैं बेटा हाइपोडर्मिस. ठीक है, विच सेपरेट द स्किन फ्रॉम द डीपर टिश्यू. तो हमने यहाँ पे 3 लेयर्स की बात करी. हमने कहा कि सबसे ऊपर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आ जाती है डर्मिस, और डर्मिस के नीचे आ जाती है हाइपोडर्मिस. प्लस इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और हाइपोडर्मिस जो है वो हमारी डर्मिस और स्किन के बीच की एक लेयर होती है. ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा एपिडर्मिस पे. The epidermis in most animal is multi-layered but thin. In many vertebrate, it produces mucus to moisten the surface of the skin. एक तो ये जो है वो मल्टी लेयर्ड है, मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं बट पतली है. वर्टिब्रेट्स के अंदर म्यूकस प्रोवाइड होता है एपिडर्मिस में से. म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का मेन काम होता है लुब्रिकेशन. ठीक है, तो वो स्किन को लुब्रिकेट करता है, ड्राई होने इससे बचाता है. और लुब्रिकेशन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो पैरासाइटिक या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन से भी प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस में म्यूकस सीम टू अफोर्ड सम प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अगर यही म्यूकस देखें तो एक्वेटिक एनिमल्स या फिशेस में कैसे हेल्प कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा रहा है, प्लस उनका वाटर फ्लो जो है उसको रेगुलेट कर रहा है. एम्फीबियन के अंदर ये म्यूकस जो है ये सिमिलर रोल प्ले कर रहा है, मतलब कि मॉइस्चर कर रहा है, स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है इन्फेक्शन से. एडिशनली ये स्किन को ड्राई होने से बचा रहा है ताकि वो
क्योंकि जब वो लैंड पे आते हैं तो उनके लिए जो एम्फीबियन जो होते हैं वो वाटर में भी होते हैं, लैंड में भी होते हैं। जब वो लैंड में आते हैं तो उनके लिए एक एक्सट्रीम एनवायरमेंटल चेंज है, और वहाँ पे म्यूकस जो है वो उनकी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचा रहे हैं। इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स द एपिडर्मिस कवरिंग द बॉडी ऑफन फॉर्म्स एन आउटर केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड लेयर दैट इज द स्ट्रेटम कॉर्नियम। वर्टिब्रेट्स के अंदर बेटा ये जो एपिडर्मिस है वो एक आउटर केराटिनाइज्ड लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो मतलब एक स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर है जहाँ पे सेल्स होते हैं और थोड़ा थोड़ा एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन। ठीक है, दिस लेयर इज कंपोज ऑफ मेनली डिफरेंशियली डेड सेल्स। न्यू एपिडर्मल सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। दीज सेल्स आर पुश मोर सुपरफिशियली। तो सेल्स बन के बाहर की तरफ पुश होते जा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वेरियस प्रोटीन प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट एंड कलेक्टिवली फॉर्म केराटिन। तो जब ये बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, ये लेयर बन रही है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, केराटिन। और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, केराटिनाइजेशन। केराटिन जो है वो हेल्प करता है स्किन को मेंटेन करने के लिए, एक बैरियर अगेंस्ट बैक्टीरिया, और प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इंजरी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो लेयर है, जो पूरी एपिडर्मिस की लेयर है, वो क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, keratinization and formation of stratum corneum also occur when friction or direct mechanical abrasion insult the epithelium। और ये केराटिन तब भी ज़्यादा बनता है, केराटिन ना स्किन को थोड़ा सा हार्ड भी कर देता है। ये तब ज़्यादा बनेगा अगर स्किन फ्रिक्शन या मैकेनिकल इंजरीज जो है ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे स्किन थोड़ी ज़्यादा हार्डन अप होने लग जाती है। Okay, the stratum corneum may be differentiated into hair, hooves, horn, sheath और other specialized confined structures। यही हम आगे जाके पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। तो उसके अंदर यही लेयर जो है वो रिजल्ट करती है हेयर में, हूव्स में, एंटलर्स, हॉर्न, ये सारी चीज़ों में। ठीक है, Scales from within the integument of many aquatic and terrestrial vertebrates. Scales are basically folds of the। अब उसके अलावा scales भी बनते हैं। Scales basically होते क्या हैं? Scales इसी integument का फोल्ड होते हैं। इफ डर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रीडोमिनेट दिस फॉर्म इज नोन एज डर्मल स्केल। अब बेटा क्या होगा, जैसे सबसे बाहर वाली लेयर हमने डिस्कस करी थी, क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, अगर ये लेयर फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी तो क्या बन जाएंगे, स्केल्स। अगर मान लो इसके साथ साथ नीचे वाली लेयर जो डर्मिस है, अगर वो डर्मिस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस फोल्डिंग में, तो ये बन जाएंगे डर्मल स्केल। ठीक है, तो स्केल्स जो हो रहे हैं वो फोल्डिंग ऑफ इंटेग्यूमेंट, फोल्डिंग ऑफ एपिडर्मिस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे डर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन भी प्रेजेंट है तो उन स्केल्स को हम क्या बोलेंगे, डर्मल स्केल बोलेंगे। ठीक है, एन एपिडर्मल फोल्ड प्रोड्यूसेस एन एपिडर्मल स्केल। फाइन जी, नेक्स्ट आ जाते हैं डर्मिस पे। डर्मिस जो है वो नीचे वाली लेयर हो गई एपिडर्मिस की। The most conspicuous component of the dermis is fibrous connective tissue composed of many collagen fibers। मतलब कि यहाँ पे fibrous connective tissue present है, और यहाँ पे कौन सा प्रोटीन है, कोलाजन। Upper layer lies directly below the basal membrane that separated from epidermis। It is composed of loosely packed cell। जो अपर लेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लूजली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट है। द लेयर बिलो इट हैज मोर टाइटली पैक्ड सेल एंड इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसमें लूजली पैक्ड सेल्स है, नीचे वाली जो लेयर है उसमें टाइटली पैक्ड सेल्स है, और जो नीचे वाली लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटम compactum। The dermis attaches to the skin with the musculature lying below. It includes nerve, blood vessel, pigment cell, bases of feather, hair, etc. The dermis of many vertebrate produces plates of bone directly through intermembranous ossification। कभी कभी क्या होता है, ये जो लेयर है ये ऑसिफाइड होनी शुरू हो जाती है, मतलब हार्डन अप होनी शुरू हो जाती है, एंड इट रिजॉल्व्स इनटू बोन। और इस टाइप की बोन को हम बेटा बोलते हैं डर्मल बोन। ठीक है, एक बार ये वाला सेंटेंस दोबारा देख लेते हैं। द डर्मिस ऑफ मेनी वर्टिब्रेट प्रोड्यूसेस प्लेट्स ऑफ बोन डायरेक्टली थ्रू इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन। मेम्ब्रेन्स के बीच में जो लेयर है वो ऑसिफाई होने लग जाती है, ऑसिफाई होने की वजह से प्लेट्स ऑफ बोन की तरह फॉर्म होगा। बिकॉज ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक सोर्स एंड इनिशियल पोजिशन विद इन द डर्मिस, these bones are called dermal bones। They are predominant in ostracoderm fishes but appear secondarily even in derived groups such as in some species of mammals। ज़्यादातर ये dermal bones हमें किसके अंदर देखने के लिए मिलती हैं, ostracoderm में।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्यों ज़रूरी है, इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या होता है। इंटेग्यूमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन को फ्रॉम डैमेज या माइक्रोब्स एब्रेशन से। ये फर्स्ट डिफेंस है इम्यून सिस्टम का। दूसरा, ये कंडक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक टच, केमिकल्स, टेम्परेचर, क्योंकि इंटेग्यूमेंट हमारी एपिडर्मिस की तरह है ना, स्किन की तरह। तो कोई भी चीज़ अगर टच, गर्म, ठंडा, कोई केमिकल, कोई टेम्परेचर चेंज फील हो रहा है तो वो भी कौन रिसीव कर रहा है, इंटेग्यूमेंट। उसके अलावा ये रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर बहुत सारे वर्टिब्रेट में। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग की हेल्प से स्किन जो है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। प्लस ये प्रिवेंट कर रहे हैं हमें डिहाइड्रेशन और वाटर लॉस से। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये कई कई ऑर्गेनिजम्स में लाइक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। और कभी कभी ये कई ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होता है। इट इम्पार्ट कलर विच मे बी प्रोटेक्टिव फॉर camouflage। इनके पास कभी कभी सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स। और उसकी वजह से ये स्किन को कलर, प्रोटेक्टिव कलर या camouflage करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंटेग्यूमेंट्स ऑफ फिशेस। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ फिशेस मतलब कि फिशेस के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कैसे मॉडिफाइड है या क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है। द स्किन ऑफ द लिविंग फिशेस इज नॉन केराटिनाइज इंस्टेड अनकवर्ड बाय म्यूकस। बेसिकली यहाँ पे केराटिनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मेनली क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है। इन मोस्ट लिविंग फिशेस द एपिडर्मिस इज अलाइव एंड एक्टिव ऑन द बॉडी सर्फेस एंड देयर इज नो प्रीडोमिनेंट सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेड एंड केराटिनाइज्ड सेल। मतलब कि ये नॉन केराटिनाइज्ड है, ये लिविंग लेयर है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर सुपरफिशियल लेयर जो डेड सेल्स की, ज़्यादातर हमने कहा था केराटिनाइज सेल्स एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, बट वो प्रेजेंट नहीं है। दो प्रेजेंट नहीं होते लेकिन स्टिल एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। कुछ कुछ फिशेस होंगी जिनके अंदर हमें वो केराटिनाइजेशन या वो डेड सेल्स की लेयर देखने के लिए मिल सकती है, बट इन जनरल ये नॉन केराटिनाइज होती है, म्यूकस होता है यहाँ पे, लिविंग होते हैं और एक्टिव होते हैं। ठीक है। टू टाइप ऑफ सेल्स अकर विद इन द एपिडर्मिस ऑफ फिशेस, एपिडर्मल सेल्स और यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, एपिडर्मल सेल्स देखने के लिए मिलेंगे और यूनिसेल्युलर ग्लैंड देखने के लिए मिलेंगे। इन लिविंग फिशेस लाइक साइक्लोस्टोम्स द प्रिवेलेंट एपिडर्मल सेल्स मेक द स्ट्रैटिफाइड एपिडर्मिस। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में सेल जंक्शन वगैरह जो है वो प्रेजेंट होता है, प्लस सर्फेस पे म्यूकस रिलीज हो रहा होता है। ठीक है। यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स जो हैं वो सिंगल सेल स्पेशलाइज होते हैं, एपिडर्मल सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं और उनका अलग अलग काम होता है। इनमें से आप एक याद कर सकते हो, क्लब सेल। वो इलोंगेट है, बाइन्यूक्लिएट यूनिसेल्युलर ग्लैंड की तरह काम करते हैं। उसके अलावा अभी तक हमने क्या देखा कि फिशेस में मेनली ज़्यादातर जो एपिडर्मिस है या जो इंटेग्यूमेंट है वो नॉन केराटिनाइज है, लिविंग है। वहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है और एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। उसके अलावा बेटा प्रेजेंट है कोलाजन। कोलाजन अगर कोलाजन ना पाइल अप होता रहता है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता रहता है और फिश की पूरी बॉडी को सराउंड करता है और उसको हेल्प करता है अपनी स्किन को बेंड करने में विदाउट गेटिंग रिंकल, मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो डर्मिस होती है उसके अंदर भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। द फिश डर्मिस ऑफन गिव राइज टू डर्मल बोन। फिशेस की जो डर्मिस है उस वो धीरे धीरे करके क्या बन जाती है, वो फोल्ड होके बन जाती है डर्मल बोन। डर्मल बोन से बन जाएंगे डर्मल स्केल्स। इन एडिशन द सर्फेस ऑफ फिश स्केल्स एंड समटाइम्स कोटेड विद हार्ड एसेल्युलर इनामल ऑफ एपिडर्मल रीजन एंड अ डीपर डेंटाइन लेयर ऑफ डर्मल रीजन। और कभी कभी क्या होता है बेटा, काफ़ी बार क्या होता है, हमने कहा कि डर्मिस जो है वो फोल्ड अप होगी एंड इट विल गिव राइज टू डर्मल बोन। डर्मल बोन बन जाएगी डर्मल स्केल और इन डर्मल स्केल्स के ऊपर हार्ड लेयर इनामल प्रेजेंट होता है। और क्योंकि अगर आप कभी किसी फिश को अपना टच करो या आपको पता हो तो उनकी बॉडी के जो स्केल्स होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है। अब देखो, अब मेनली हम कर रहे हैं क्या, वी आर डीलिंग विद कंपैरेटिव बायोलॉजी, है ना। कंपैरेटिव बायोलॉजी में क्या होता है, जो भी फीचर्स हैं हमें इन जनरल हमें इंटेग्यूमेंट्स के बारे में तो पढ़ना है, बट उसके अलावा फिशेस में वो इंटेग्यूमेंट कैसे हैं, फिशेस के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें इंटेग्यूमेंट्स कैसे होंगे, एम्फीबियन में कैसे होंगे, वर्टिब्रेट्स में कैसे होंगे, ये हमारा कंसर्न है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इंटेग्यूमेंट ऑफ फिशेस, ये बेटा प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है, तो इसके लिए मैं अभी इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रही। बट हाँ, आपको ये सारे लर्न करने हैं कि प्रिमिटिव फिशेस के अंदर
जैसे ओस्ट्राकोडर्म और प्लाकोडर्म के अंदर क्या होता है, द इंटेग्यूमेंट प्रोड्यूस प्रोमिनेंट बॉडी ऑफ प्लेट डर्मल आर्मर इन केस देयर बॉडीज इन एक्सोस्केलेटन। तो बेसिकली उनकी बॉडी के बाहर एक डर्मल आर्मर, एक पूरी शील्ड होती है डर्मल आर्मर की। द डर्मल बोन ऑफ क्रेनियल रीजन वर लार्ज एंड फॉर्मिंग द हेड शील्ड्स। एग्नाथा मतलब कि हैगफिशेस और लैम्प्रेज, उनके अंदर क्या होता है, डर्मल बोन प्रेजेंट नहीं होती, डर्मल बोन इज लॉस्ट। स्किन सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है विदाउट स्केल्स, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे सेल्स, द स्किन ऑफ हैगफिशेस इंक्लूड थ्रेड सेल्स या फिर मल्टी सेल्यूलर स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ये सारे फीचर्स, ये वाला क्वेश्चन इंटेग्यूमेंट्स ऑफ फिशेस जो है वो ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर कवर हो चुके हैं, इसीलिए आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो ये हमारा कवर हुआ है बोनी फिशेस। आई विल ट्राई कि मैं इसके जो नोट्स है वो थोड़े से ब्रीफ करके, आई विल पुट दोज नोट्स इन द on the telegram channel and you'll get the link from the description. Okay, नेक्स्ट है बेटा इंटेग्यूमेंट्स ऑफ टेट्रापॉड्स। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ फिशेस जो है वो पहले आया हुआ है, लेकिन इंटेग्यूमेंट ऑफ टेट्रापॉड का क्वेश्चन पहले नहीं आया हुआ। सो इन दैट वे ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। इंटेग्यूमेंट ऑफ टेट्रापॉड्स में क्या होता है, केराटिनाइजेशन इज अ मेजर फीचर ऑफ इंटेग्यूमेंट। सो बेटा केराटिनाइजेशन जो होता है वो मेजर फीचर ऑफ इंटेग्यूमेंट होता है, मतलब यहाँ पे मेनली हमें केराटिन प्रोटीन के डिपॉजिट देखने के लिए मिलेंगे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में। एक्सटेंसिव केराटिनाइजेशन प्रोड्यूसेस अ प्रोमिनेंट आउटर कॉर्निफाइड लेयर, एक कॉर्निफाइड लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो रेजिस्ट करती है मैकेनिकल एब्रेशन से, मतलब मैकेनिकल रफनेस या फ्रिक्शन से। लिपिड्स आर ऑफन एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ केराटिनाइजेशन और स्प्रेड अक्रॉस द सर्फेस फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। द कॉर्निफाइड लेयर along these lipids increase the resistance of the tetrapod skin to desiccation। जो कॉर्निफाइड लेयर है और ये जो लिपिड है, जो एक फैट या एक स्लाइमी से लेयर ऊपर बन जाएगी, वो टेट्रापॉड्स की स्किन को डेसिकेशन मतलब कि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं या फिर वाटर लॉस बोल सकते हैं। Okay, multicellular glands are more common in the skin of tetrapod than in fishes. In fishes, mucus, cuticle and secretion of unicellular gland जो था वो प्रेजेंट था, मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, वहाँ पे प्रेजेंट था यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, एक क्यूटिकल प्रेजेंट था, एक लुब्रिकेंसी लेयर और एपिडर्मल सेल्स थे। लेकिन टेट्रापॉड्स के अंदर मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स में यूजुअली रिजाइड इन डर्मिस, रीच द सर्फेस थ्रू कॉमन डक्ट एंड पियर्स द कॉर्निफाइड लेयर। तो मतलब जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है डर्मिस, एपिडर्मिस नीचे वाली लेयर है डर्मिस। डर्मिस में मल्टी सेल्युलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कभी कभी पियर्स करके ऊपर कॉर्निफाइड लेयर में, मतलब ऊपर वाली लेयर में पियर्स करके बाहर आ रहे होते हैं, जो या प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट बिकॉज दे लिव यूजुअली मेटामॉर्फोसिस, दे लाइव यूजुअली इन दे लाइफ दे मेटामॉर्फोसिस। पहले वो इक्वेटिक फॉर्म में होते हैं, बाद में वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म के लिए भी अडाप्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली एम्फीबियंस शो ट्रांजिशन बिटवीन इक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। तो इनकी जो एपिडर्मिस होगी, इनके जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होंगे, वो स्पेशलाइज होंगे दोनों एनवायरमेंट से डील करने के लिए। द एपिडर्मिस इज composed of several layer of cell. Amphibians are the first among the vertebrate to have dead layer of cell. Vertebrate में जैसे फर्स्ट होते हैं बेटा फिशेस, फिशेस के अंदर तो डेड लेयर ऑफ सेल्स हमने कहा कि प्रेजेंट नहीं है, केराटिन प्रेजेंट नहीं है। तो एम्फीबियंस वो फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हमें डेड लेयर ऑफ सेल्स देखने के लिए मिल रही है और केराटिन देखने के लिए मिल रहा है। दिस लेयर इज बेस्ट डेवलप्ड इन एम्फीबियन दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द लैंड। डर्मिस जो होती है वो थिन होती है, दो लेयर से बनी हुई होती है। जो आउटर लेयर है, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा था, लूज सेल्स होते हैं, इस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो दो लेयर्स है बेटा डर्मिस की। जो ऊपर वाली लेयर है, अपर लेयर है, वो लूज सेल से बनी हुई होती है और उसका नाम हो गया स्ट्रेटम स्पॉन्जियम। जो नीचे वाली लेयर है वो कॉम्पैक्ट सेल से बनी होती है, जिसको हम बोल देते हैं स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ब्लड वेसल, नर्व, ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं वो सारे स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम में एसोसिएटेड होते हैं। In most modern amphibian, the skin is also specialized as a respiratory surface, जहाँ पे gases exchange होता हो। अगर gases exchange होता है तो बेटा वहाँ पे कैपिलरी बेड भी होगा, मतलब कि blood vessels जो है वो अच्छे से connected होंगी। In fact, in some salamanders lack lungs and depend entirely on the क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टू मीट देयर मेटाबॉलिक नीड। तो जो कुछ कुछ सैलमेंडर्स होते हैं उनके अंदर लंग्स या गिल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते और उनकी जो रेस्पिरेशन है वो इंटायरली स्किन के थ्रू हो रही है, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही है। तो मतलब वहाँ पे जो स्किन है वो पूरे तरीके से मॉडिफाइड है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए।
ठीक है। अगर हम बात करें प्रिमिटिव एम्फिबियंस पे, उनकी बॉडी पे स्केल्स होते थे लाइक फिशेस। डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट ओनली एज वेस्टेजेस इन सम स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल सेसिलियंस। फ्रॉग्स एंड सैलमंडर्स लैक ऑल ट्रेसेस ऑफ डर्मल स्केल। फ्रॉग और सैलमंडर में डर्मल स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन हमने अभी यही देखा था कि कुछ कुछ जो होते हैं उनके अंदर डर्मल स्केल्स भी प्रेजेंट होते थे, बट मेनली फ्रॉग्स और सैलमंडर्स के अंदर डर्मल स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब उसके बाद आ जाता है इन टेरेस्ट्रियल एडल्ट द डर्मिस इज सिमिलरली कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ड्यूरिंग ब्रीडी सीजन द न्यूपिटल pads may form a digits on of limbs on male salamander or frogs. Nuptial pads are raised calluses or conified epidermis that help the male to hold the female during mating. तो बेसिकली मेटिंग के टाइम पे, कॉपुलेशन के टाइम में जो न्यूपिटल पैड्स है वो डेवलप हो जाते हैं मेल की बॉडी में, या उनकी जो लिम्स है उस पर डिजिट्स की तरह फॉर्म, फिंगर्स की तरह थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और ये न्यूपिटल पैड है कि ये न्यूपिटल पैड बेसिकली रेज्ड कैलस है। कैलस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टिश्यू, कॉर्निफाइड एपिडर्मिस के मतलब एपिडर्मिस के कुछ टिश्यूज बन जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, स्किन ऑफ फ्रॉग्स एंड सैलमंडर में दो टाइप ऑफ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होते हैं। एक तो म्यूकस जो लुब्रिकेट कर रहे हैं, उसके अलावा पॉइजन ग्लैंड्स। और पॉइजन ग्लैंड्स क्या है, जो कुछ ना कुछ टॉक्सिन सिक्रीट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। क्रोमैटोफोर्स में ओकेजनली फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ द एम्फीबियन। क्रोमैटोफोर्स मतलब कि वो सेल्स जो उनकी बॉडी में कलर इम्पार्ट करें या पिगमेंट दें। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा रेप्टाइल्स। द स्किन ऑफ रेप्टाइल रिफ्लेक्ट ग्रेटर कमिटमेंट टू टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस। क्योंकि ग्रेटर कमिटमेंट क्यों, क्योंकि जो एम्फीबियन थे वो तो फिर भी वाटर में, पार्शली वाटर पार्शली इसमें, लेकिन ये ज़्यादातर लैंड पे रहते हैं। एपिडर्मिस हैज़ वेल डेवलप्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम है। केराटिनाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, मतलब कि एम्फीबियन की कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलती है। वेरी फ्यू स्किन ग्लैंड्स विच इज़ एन एडेप्टेशन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। अगेन केराटिन प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल्स या एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है जो मिलकर स्ट्रेटम कॉर्नियम बना रहे हैं। उसके अलावा हमने कहा था इंटेग्यूमेंट में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है बट कम प्रेजेंट है, लेकिन उनका मेनली काम क्या है, मॉइस्चर प्रोवाइड करना। हॉर्न स्केल्स आर प्रेजेंट, हॉर्न स्केल्स प्रेजेंट है। Reptilian scale usually lack the bony under support of any significant structural combination from the dermis. जो स्केल्स प्रेजेंट है, हॉर्नी स्केल्स प्रेजेंट है, उनके अंदर कोई बोनी सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है या कोई ऑसिफिकेशन नहीं हुई हुई। ठीक है। इफ द एपिडर्मल सेल्स स्केल इज लार्ज एंड प्लेट लाइक, तो उसको हम बोल देंगे स्पूट। ठीक है। एडिशनली एपिडर्मल स्केल्स कैन बी मॉडिफाइड इनटू क्रेस्ट, स्पाइन या हॉर्न लाइक प्रोसेसेस। डर्मल बोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है बहुत सारे रेप्टाइल्स में। डर्मल बोन सपोर्ट करती है एपिडर्मिस को और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोडर्म। प्लेट्स ऑफ डर्मल बोन लोकेटेड अंडर द एपिडर्मल स्किन। ऑस्टियोडर्म्स आर फाउंड इन क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड। तो बेसिकली डर्मल बोन जो है वो एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है। डर्मिस अगर बेटा ऑसिफाई होने लग जाए, क्योंकि हमने कहा था दो लेयर्स होती है, उसकी एक अपर लेयर होती है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, जो एक नीचे लेयर होती है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। तो यहाँ पे अगर ऑसिफिकेशन होने लग जाती है तो वो डर्मल बोन बना लेती है। डर्मल बोन अगर रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है, मतलब जब भी रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोडर्म। ओके। उसके अलावा जो एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है इन लिजर्ड एंड स्नेक, शेडिंग ऑफ कॉर्निफाइड लेयर टर्म्ड एज मोल्टिंग और एक्डाइसिस। अब क्या होता है, जैसे जैसे स्नेक्स जो है वो बड़े होते हैं, उनकी बाहर की स्किन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होती है, वो अपनी पूरी स्किन शेड करके उनके ऊपर न्यू स्किन फॉर्म होती है। क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, अगर उनके ऊपर कोई लेयर प्रेजेंट है, कोई शील्ड प्रेजेंट है, तो वो उस ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो जैसे जैसे ये ग्रो कर रहे होते हैं, ये उस लेयर को भी चेंज करके और एक्सटेंड करते रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा किस में देखने के लिए मिलता है, लिजर्ड्स में और स्नेक में। शेडिंग हो रही होती है कॉर्निफाइड लेयर की, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं या फिर एक डाइसिस बोलते हैं। दैट इज रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ एक्सटेंसिव सेक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स ऑफ रेप्टाइल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ द बॉडी। लिजर्ड पोसेस रोज ऑफ फेमोरल ग्लैंड्स अलोंग द अंडरसाइड ऑफ द हिंड लेग। इनके जो इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड होते हैं वो स्किन के अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि लिजर्ड में फेमोरल ग्लैंड मतलब कि हिंड लेग, मतलब कि उनकी लेग्स या थाई रीजन में प्रेजेंट होते हैं।
क्रोकोडाइल और टर्टल के पास क्या प्रेजेंट होता है, सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इन टेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स का रेप्टाइल्स में मेन काम क्या है, एक तो था कि मॉइस्चर प्रोवाइड करना, मतलब वाटर लॉस को बचाना, दूसरी चीज ये मेनली उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा बर्ड्स में। बर्ड्स में क्या होता है, बेसिकली अब इनकी एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इनकी एपिडर्मिस में मेनली क्या प्रेजेंट है, फेदर्स प्रेजेंट है। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे केराटिन लेयर की, एपिडर्मल सेल्स की, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर क्या डेवलप हो रहा है, फेदर्स डेवलप हो रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बर्ड की स्किन की बात करें, इट इज़ डिवॉइड ऑफ ग्लैंड्स। इनकी बॉडी में ग्लैंड्स नहीं, मतलब इनकी स्किन पे ग्लैंड नहीं होते, लेकिन वहाँ पे होते हैं यूरोपेजियल ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टेल, जो सिक्रीट करते हैं लिपिड और प्रोटीन, कलेक्ट ऑन द साइड ऑफ देयर बीक एंड देन स्मीयर ऑन देयर फेदर्स। तो बेसिकली यूरोपेजियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सिक्रीट कर रहे हैं कुछ लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन प्रोडक्ट्स, जो इनकी बीक पे जाके डिपॉजिट हो रहे हैं और धीरे धीरे करके पूरे फेदर्स पे स्प्रेड हो रहे हैं। दूसरा ग्लैंड जो होता है वो कुछ हेड के रीजन में प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ग्लैंड। इज वेल डेवलप्ड इन मरीन बर्ड। सॉल्ट ग्लैंड जो है वो एक्सेस करता है, मतलब इजेक्ट करता है, रिलीज करता है एक्सेस सॉल्ट को व्हेन दीज बर्ड्स इंजेस्ट मरीन फूड या फिर सी वाटर। तो मेनली यहाँ पे दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो अभी तक हमने किसी कैटेगरी में नहीं देखे। यूरोपीजियल ग्लैंड जो लिपिड या प्रोटीन करके लुब्रिकेट कर रहे हैं फेदर्स को, सॉल्ट ग्लैंड जो मरीन बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होएगा, जो उन्होंने जो भी फूड इनटेक करा है वो हाई इन सॉल्ट है, तो एक्स्ट्रा सॉल्ट को वो रिलीज आउट कर रहे हैं थ्रू सॉल्ट ग्लैंड। ठीक है, सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होगा उनके हेड रीजन में। उसके अलावा बेटा यहाँ पे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। फेदर्स डिस्टिंग्विश बर्ड फ्रॉम ऑल वर्टिब्रेट्स। बाकी वर्टिब्रेट्स के कंपैरेटिवली इनकी जो इंटेग्यूमेंट्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फेदर्स प्रेजेंट है। फेदर्स डेवलप फ्रॉम फेदर फॉलिकल्स इन वैजिनेशन ऑफ द एपिडर्मिस दैट डिप फ्रॉम द अंडरलाइन डर्मिस। तो बेसिकली जो एपिडर्मिस और डर्मिस है वो उसमें इनवैजिनेशन मतलब एक तरीके की फोल्डिंग ही होती है, और वो क्या डेवलप करते हैं, दे गिव राइज टू feathers. Feather itself grows outward in the sheath case. Within the sheath, the central axis is divided into distal rachis that bear barbs with interlocking connection, termed barbules, and proximal calamus that attaches to the body. तो एक है बेटा डिस्टल रैचेस। डिस्टल का मतलब होता है दूर, तो जहाँ पे फेदर है जो दूर, यहाँ पे एपिडर्मिस है, यहाँ से फेदर राइज हो रहा है, तो ये वाला पार्ट हो गया बेटा डिस्टल। डिस्टल रैचेस में प्रेजेंट होती है बार्ब्स, और इसको हम टर्म दे देते हैं बाब्यूल्स। प्रॉक्सिमल मतलब नियर वाला, तो एपिडर्मिस के पास का जो रीजन है वो है प्रॉक्सिमल कैलमस। उसके अलावा बर्ड्स के पास बहुत सारे फेदर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स होते हैं, जैसे कि कॉन्टोर फेदर, फाइलोप्ल्यूम्स, फ्लाइट फेदर्स। तो ये और भी अलग अलग टाइप के फेदर्स प्रेजेंट है। फेदर वाला क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, तो होपफुली आपने वो करे हैं तो अभी तक कर लिया होगा, अदरवाइज आप कर लोगे। सो दैट्स व्हाई आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैमल्स में क्या होता है, द टू मेन लेयर्स ऑफ मैमिलियन स्किन आर एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो मेनली एपिडर्मिस है, लेकिन डर्मिस के नीचे एक तीसरी लेयर है हाइपोडर्मिस, जो बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू से और फैट से। एपिडर्मिस जो है वो स्पेशलाइज होता है क्योंकि आउटर वाली लेयर पे, एपिडर्मिस पे ही हेयर्स भी डेवलप होते हैं, नेल्स में भी मॉडिफाई हो जाता है और ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। नॉर्मल थिन स्किन के अंदर 4 to 5 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे स्ट्रेटम बेसेल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये सारे लेयर्स हैं, प्लस यहाँ पे केराटिनोसाइट्स प्रेजेंट है, मतलब केराटिन भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियल डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, विच गिव्स राइज टू हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स। ठीक है, ये बेटा हाँ जी। अब उसके बाद आ जाता है डर्मिस, और यहाँ पे मेलानिन भी प्रेजेंट होता है। मेलानिन जो होता है वो हमारे हेयर या स्किन में जो है वो कलर इम्पार्ट करता है। तो मेलानिन पिगमेंट्स होती है। स्किन कलर अराइजेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो स्ट्रेटम कॉर्नियम, रेड अंडरलाइंग ब्लड वेसल एंड डार्क पिगमेंट ग्रैन्यूल्स कॉल्ड मेलानोसाइट्स। तो मेलानोसाइट्स की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन आती है। ठीक है, डर्मिस जो होती है, द मेमेलियन डर्मिस इज डबल लेयर। द आउटर पैपिलरी लेयर pushes finger like projections called dermal papillae and into the overlying epidermis. Dermal papillae increases the strength of epidermis dermis connection, also contain blood vessel। तो मतलब कि जो डर्मिस है ना बेटा, डर्मिस ये सबसे बाहर वाली लेयर थी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है वो है डर्मिस। डर्मिस की 2 लेयर्स होती है। तो जो डर्मिस की बाहर वाली लेयर है उसमें प्रेजेंट है पेपिले, जो पेपिले बाहर की तरफ पुश होते हैं और एपिडर्मिस के साथ
कॉन्टैक्ट बना रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और इनर लेयर प्रेजेंट है डर्मिस की। तो डर्मिस की 2 लेयर प्रेजेंट है। बाहर वाली लेयर पे क्या प्रेजेंट है बेटा? डर्मल पैपिल। ठीक है। द मेमिलियन डर्मस प्रोड्यूसेस डर्मल बोन बट दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्कल पेक्टोरल ग्लैंड एंड रेयरली फॉर्म डर्मल स्केल्स। तो यहाँ पे भी डर्मल बोन बन रही है, ऑसिफिकेशन हो रही है डर्मस की, लेकिन कौन से रीजन में? स्कल के रीजन में और पेक्टोरल गर्डन के रीजन में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेयर फॉलिकल्स एंड ग्लैंड्स प्रोजेक्ट इनटू द एपिडर्मिस। डर्मिस इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ इरेगुलरली अरेंज्ड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हाइपोडर्मिस। मेमिलियन स्किन हैज अनदर लेयर कॉल्ड अंडर द डर्मिस, दैट इज हाइपोडर्मिस, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, फैट टिश्यू मतलब एडिपोज टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू से बनी हुई है। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर कर रहे हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को कुशन का काम कर रहे हैं, और स्केलेटल मसल्स जो है वो मूव कर रही हैं स्किन को और स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प कर रही है। अब आ जाते हैं उसके बाद। अच्छा, एक तो चीज़ यहाँ पे ग्लैंड्स, अभी ये फर्दर आएंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स। ये सारे ग्लैंड्स हमने एक पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में कवर करे हुए हैं, तो ये अच्छे से करने हैं। ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, हम आते हैं हेयर्स पे। हेयर्स भी प्रेजेंट डेवलप होते हैं, कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्लेंडर केराटिनस फिलामेंट है, इसका बेस जो होता है वो रूट होता है, और जो बाकी का हेयर होगा उसको हम बोल देंगे शाफ्ट। द आउटर सरफेस जो होती है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। beneath this is the hair cortex and as its core is the hair medulla। मतलब कि जो हेयर का स्ट्रक्चर है, ये अगर कोई हेयर है, ठीक है, तो हेयर की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको हमने क्या बोला? क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे क्या प्रेजेंट होगा बेटा? कॉर्टेक्स। और जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा हेयर मेडुला। ठीक है। द हेयर शाफ्ट प्रोजेक्ट अबाउट द सर्फेस ऑफ द स्किन बट इट इज प्रोड्यूस विद इन द एपिडर्मल हेयर फॉलिकल। ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं? एपिडर्मल हेयर फॉलिकल पे स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स जो हैं, दो मेन ग्लैंड्स होते हैं मैमल के अंदर, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स, और इन्हीं से डिराइव करते हैं सेंट ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स। और इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है एक्राइन ग्लैंड और इरीन ग्लैंड की। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सो दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस टॉपिक, अदरवाइज पूरा ब्लॉक कवर नहीं हो पाएगा, सो सॉरी। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। स्पेशलाइज्ड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट मतलब ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटेग्यूमेंट से बन रही है। जैसे पहला हो सकता है नेल्स, क्लॉज एंड हूव्स। ये वाला टॉपिक भी बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि या तो आपको डेरिवेटिव्स पूरे ही आ जाएंगे कि आप सारे 4 to 5 टाइप ऑफ डेरिवेटिव आप उनके बारे में शॉर्ट शॉर्ट में एक एक दो दो लाइन कुछ कुछ लिख दो, या फिर कभी कभी इनमें से कुछ डेरिवेटिव पे शॉर्ट नोट ही आ जाता है, लाइक नेल, हॉर्स और क्लूज पे आ जाता है, बलीन पे आ जाता है, हॉर्न्स पे आ जाता है। ओके। तो नेल्स जो है वो प्लेट्स होती हैं टाइटली कॉम्पैक्ट। Nails हैं are plates of tightly compacted conified epithelial की on the surface of fingers and toes। तो ये क्या है? tightly compacted conified epithelial cells present है। ये products हैं केराटिनाइजिंग सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केराटिन प्रेजेंट होगा। जितना ज़्यादा केराटिनाइजेशन होगा ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रक्चर जो है वो हार्ड होगा। नेल मैट्रिक्स फॉर्म न्यू नेल एट द बेस बाय पुशिंग द एग्जिस्टिंग नेल फॉरवर्ड। हाँ जी। उसके बाद है द नेल प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। दे स्टेबलाइज द स्किन एट द टिप ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज। ओनली प्राइमेट्स हैव नेल्स। इन अदर वर्टिब्रेट केनाइटनाइजेशन एट द टर्मिनस ऑफ ईच डिजिट कॉल्ड क्लॉज एंड हूव्स। जो प्राइमेट्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, मंकी, चिंपैंजीज वगैरह, इन सब में नेल्स प्रेजेंट है। उसके अलावा जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं ना बेटा, उनमें जब ये डिजिट्स का मतलब क्या हुआ? देखो, जो हमारी फिंगर है, एक सेकेंड सॉरी, हाँ जी, जो हमारी फिंगर्स है, फिंगर में ऐसे अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसके यहाँ पे हमें नेल नज़र आता है ना, तो ये डिजिट को, जो आगे का डिजिट था वो हर चीज़ के कांटेक्ट में आ रहा है, टकरा रहा है, वहाँ पे हमें इंजरी ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर एक शील्ड की तरह ये केराटिनाइजेशन हुई और नेल डेवलप हुआ। ठीक है। तो जो प्राइमेट्स है मतलब ह्यूमन, मंकीज, चिंपैंजीज, एप्स वगैरह, उनमें नेल्स प्रेजेंट है। बाकी के वर्टिब्रेट में ये जो होगा वो डेवलप हो जाएगा या तो क्लॉ में, या फिर क्या बन जाएगा? हूफ। ठीक है। सो claws or talons are curved, laterally compressed, keratinized projections. They are seen in some amphibians and in most bird, reptiles and mammals. Hooves जो होते हैं वो large keratinized
प्लेट होते हैं ऑन द टिप ऑफ द अंगुलेट डिजिट, मतलब कि 2 या 3 डिजिट्स में से जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है ना उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना नेल किस में प्रेजेंट है, प्राइमेट्स में। बाकी जितने मैमल्स, एम्फिबियंस या बर्ड, रेप्टाइल है, मैक्सिमम के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लॉ प्रेजेंट है। और उसके भी अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है हूफ्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हॉर्न्स और एंटलर्स। हॉर्न्स और एंटलर्स पे भी नोट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Horned lizards have process extending from behind the head. So basically, horned lizard have processes extending from behind the head that look like horns. अब जैसे जो horned lizards होते हैं उनमें भी हमें दिखने के लगेगा कि उनके पास horns present है, लेकिन वो उनके epidermal scales हैं, ठीक है। mammals ही सिर्फ ऐसे vertebrates हैं जिनके पास true horns या antlers जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द स्किन टुगेदर विद द अंडरलाइंग बोन कंट्रीब्यूट टू बोथ हॉर्न्स एंड एंटलर्स। मतलब कि ऊपर क्या होती है, स्किन होती है, और नीचे क्या प्रेजेंट होती है बेटा, बोन होती है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, हॉर्न और एंटलर। एज द स्ट्रक्चर्स टेक शेप द अंडरलाइंग बोन राइजेस अप कैरिंग द ओवलाइन इंटेग्यूमेंट विद इट। बेसिकली क्या होता है, जो बोन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जब बोन ऊपर की तरफ जा रही है उसके साथ जो एपिडर्मिस है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इन हॉर्न्स द एसोसिएटेड इंटेग्यूमेंट प्रोड्यूसेस अ टफ कॉर्निफाइड शेड that fit with the bony core. हॉर्न्स के अंदर क्या होता है, जो इंटेग्यूमेंट है, मतलब कि जो स्किन, जो डर्मिस एपिडर्मिस है, उसके साथ उसके ऊपर एक कॉर्नियल शेथ बना रही है, ठीक है, जो उस बोनी कोर के ऊपर प्रेजेंट हो। इन एंटलर्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा, इन द ओवरलाइंग लिविंग स्किन, मतलब कि वेलवेट की तरह जो लग रही है, अपरेंटली शेप्ड एंड प्रोवाइड वैस्कुलर सप्लाई टू द ग्रोइंग बोन। एंटलर्स तो बेसिकली हॉर्न्स के अंदर कॉर्निफाइड शेथ बन रही है, मतलब एक केराटिनाइज शेथ, एक हार्ड सी स्किन की लेयर बन रही है जो उस बोनी कोर को प्रोटेक्ट कर रही है। एंटलर्स के अंदर क्या हो रहा है, ऊपर जो स्किन है वो थोड़ी वेलवेटी सी लग रही है, थोड़ी सॉफ्ट लग रही है, वो वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई कर रही है उस ग्रोइंग बोन को। इवेंचुअली द वेलवेट फॉल्स अवे टू इन अनशेड द बेस बोन, द एक्चुअल मटीरियल ऑफ द फिनिश्ड एंटलर्स, ठीक है। उसके बाद ओनली मेल्स हैव एंटलर्स विच आर ब्रांच एंड शेड मैनुअली। देर आर नोटेबल एक्सेप्शंस। इन डियर द एंटलर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ मेन बीम फ्रॉम विच ब्रांचेस शॉर्टर पॉइंट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि एक मेन एंटलर होता है और फिर उसमें से धीरे से करके क्या निकल रही होती है, ब्रांचेस निकल रही होती है इन केस ऑफ डियर्स। Among mammals, exact. Among mammals, true horns are found among members of family Bovidae, that is cattle, antelope, sheep, goats, bison. Common horns occur both in males and females, are retained year-round and continue to grow throughout the life of the individual. जो horns है वो मेल फीमेल दोनों पे हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, वो ग्रो करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। द हॉर्न इज अनब्रांच्ड एंड फॉर्म ऑफ बोनी कोर एंड अ केराटिनाइज्ड शीथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे बेटा अगर डायग्राम देखो तो फर्स्ट वाली जो डायग्राम है ना वो हमें दिखाई हुई है हॉर्न्स की, ठीक है। ये हॉर्न है कि ये ऊपर इंटेग्यूमेंट है और बीच में क्या है, बोनी कोर है, ठीक है। फिर केराटिनाइज लेयर बन जाती है या फिर हॉर्न जो है वो धीरे धीरे करके ऐसे डेवलप हो जाता है। एंटलर में क्या था, इंटेग्यूमेंट जो है उसके ऊपर एक वेलवेटी सी लेयर है और अंदर क्या प्रेजेंट है, बोनी कोर। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो वेलवेटी लेयर होती है ये शेड हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, बोन एक्सपोज हो जाएगी, और ये एक एब्सिशन लाइन नजर आ रही होती है जो स्किन को या स्कल को और एंटलर को अलग कर रही होती है, और बाद में जाके इनमें ब्रांचिंग देखने के लिए मिलती है। एंटलर्स जो होते हैं ना ये बेटा ज्यादातर मेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बलीन। बलीन को हम वेल बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, इसमें बेसिकली आपको बलीन नजर आ रहा है वेल्स के अंदर। लेट मी शो यू अनदर डायग्राम। ये रहा बेटा, अगर आप देखोगे इसके माउथ पार्ट में आपको बलीन नजर आ रहा है जो कि लेबल भी हुआ हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करें इंटेग्यूमेंट विद इन द माउथ ऑफ मिस्टिसीन वेल्स फॉर्म प्लेट्स ऑफ बलीन। इंटेग्यूमेंट जो होते हैं वेल्स के माउथ में वो प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो स्ट्रेनर की तरह, एक छन्नी की तरह एक्ट कर रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट क्रिल फ्रॉम द वाटर गल्ड इन द डिस्टेंडेड माउथ। मतलब कि ये एक फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो भी उन्होंने पानी कंज्यूम करा वो एक ग्रिल की तरह होता है ना। अब आप या स्ट्रेनर की तरह मान के देखो कि पानी सारा बाहर निकल जाएगा और वो स्ट्रेनर की हेल्प से जो क्रिल्स या शॉर्ट फिशेज है, स्मॉल फिशेज है, वो सारी माउथ के अंदर ट्रैप हो जाएंगी। ऑल्दो इट समटाइम रेफर टू एज वेल बोन, बलीन कंटेन नो बोन। यहाँ पे बोन प्रेजेंट नहीं है, ये बस केराटिनाइज प्लेट्स प्रेजेंट है जो एक इंटेग्यूमेंट से अराइज हुई है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द ग्रुप ऑफ टर्मल पैपिला एक्सटेंड एंड लेंथन आउटवर्ड
जो डर्मल पैपिले हैं वो लंबे एक्सटेंड होते रहते हैं और बाहर की तरफ मूव करते हैं, और उनके साथ साथ एपिडर्मिस भी होती है. द एपिडर्मिस कवर्ड अ कॉर्निफाइड लेयर ओवर द सर्फेस ऑफ दीज प्रोजेक्शन पैपिलेज. तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, डर्मल पैपिले अराइज कर रहे हैं, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, और डर्मल पैपिले जब अराइज कर रहे हैं तो उनके ऊपर उनकी कॉर्निफाइड लेयर भी है, कॉर्निफाइड एपिडर्मिस भी प्रेजेंट है. दीज पैपिले एंड देयर कर्विंग ऑफ एपिडर्मिस कॉन्स्टिट्यूट द प्लेट ऑफ बलीन. तो बलीन जो है वो वेल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसको वेल बोन बोलते हैं, दो इट इज़ नॉट बोन. ये केराटिनाइज प्लेट है इंटेग्यूमेंट की, ये हेल्प कर रही है फिल्टर फीडिंग में. जब वो वाटर इंगल्फ कर लेते हैं तो स्ट्रेनर की तरह वाटर बाहर निकल जाता है, सारी क्रिल्स या स्मॉल फिशेज जो है वो अंदर ट्रैप हो जाती है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्केल्स. तो स्केल्स की अगर हम बात करें तो स्केल्स हैव मेनी फंक्शंस. स्केल के बहुत सारे फंक्शंस हैं. बोथ एपिडर्मल एंड डर्मल स्केल्स आर हार्ड. दोनों ही स्केल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं व्हेन देयर इज रिसीव मैकेनिकल इंसल्ट या एब्रेशन. मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन या जितना ज़्यादा मैकेनिकल इंजरीज मिलेंगी ना, उतनी ज़्यादा ये हार्ड हो जाएंगे क्योंकि केराटिनाइज होने लग जाते हैं. और क्यों होते हैं, इट इज़ जस्ट एन अडेप्टेशन टू प्रिवेंट द डैमेज टू द सॉफ्ट टिश्यू. डेंसिटी ऑफ scales also make them a barrier against invasion of foreign pathogens. They retard water loss from the body. Lubrication दे रहे हैं foreign pathogen, बैक्टीरिया, माइक्रोब वगैरह को एंटर नहीं होने दे रहे बॉडी में. इन sharks and fishes, scales dampen the boundary layer turbulence to increase swimming efficiency. Reptiles में जो होता है ये रेगुलेट करते हैं सरफेस हीट को बट they absorb by turning body forward or away from the सन. तो बेसिकली ये टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं रेप्टाइल्स में. फिशेस के अंदर वो उनको स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, स्विम करने में, वाटर में मूव करने में. नेक्स्ट है बेटा डर्मल आर्मर. आर्मर का मतलब होता है शीट. द डर्मल बोन फॉर्म्स द आर्मर ऑफ अ स्ट्रैकोडर्म एंड प्लैकोडर्म फिशेस. बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ डर्मस, डर्मल बोन हैज ग्रेट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. डर्मल वर्ड आ रहा था, मतलब ये एपिडर्मिस से नहीं, ये कहाँ से अराइज हुआ है, डर्मिस से. द डर्मल बोन सपोर्ट द स्केल ऑफ बोनी फिशेस बट टेंड टू बी लॉस्ट इन टेट्रापॉड्स. जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह में नहीं दिखेगा, लेकिन किस में दिखेगा, बोनी फिशेस में दिखेगा. इट इज एब्सेंट इन द स्किन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल्सो. द शेल्स ऑफ टर्टल्स जो होते हैं वहाँ पे ही हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है. The selected double bowl take up residence in the fish skull and pectoral girdle. Shell of turtle is a composite structure. The dorsal half of the shell is carapace, formed by fusion of dermal bone with expanded ribs and vertebrae. तो जो डोर्सल पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है शेल का, उसको हम कैरापोस बोलते हैं. और वहाँ पे क्या है बेटा, वहाँ पे डर्मल बोन जो है वो फ्यूज हो रहा है एक्सपैंडेड रिब्स के साथ और वर्टिब्रे मतलब बैकबोन के साथ. वेंट्रली पीछे की तरफ हम उसको बोलते हैं प्लास्ट्रन. रिप्रेजेंटेड फ्यूज डर्मल बोन्स अलॉन्ग विद द बेली. जहाँ पे फ्यूज डर्मल बोन्स हैं और क्या प्रेजेंट है, बेली प्रेजेंट है, ठीक है. ऑन द कवर ऑफ बोथ कैरापस एंड प्लास्टिन, केराटिनाइज प्लेट्स ऑफ एपिडर्मिस कवर बोथ दिस अंडरलाइंग बोन. तो अगर हम टर्टल की शेल की बात करें तो डोर्सल हाफ शेल को कैरापीस बोल रहे हैं, ठीक है, जो रिब्स और वर्टिब्रेट्स के साथ एसोसिएटेड है. जो वेंट्रल हाफ है उसको हम प्लास्टिन बोल रहे हैं, जो बेली के साथ एसोसिएटेड है. और इस पूरी डबल बोन के ऊपर, इस पूरी शील्ड के ऊपर एपिडर्मिस की केराटिन लेयर प्रेजेंट है जो नीचे वाली बोन को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा म्यूकस. म्यूकस जो होता है वो एक लुब्रिकेंट होता है, एक लुब्रिकेंट की तरह प्रोड्यूस हो रहा होता है स्किन के ऊपर. सो बेसिकली म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन सर्व सेवरल फंक्शन. एक्वेटिक वर्टेब्रेट के अंदर ये पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल की तरह काम कर रहा है. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन के अंदर ये इंटेग्यूमेंट को मॉइस्ट कर रहा है ताकि उनका गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो सके और क्यूटेनस रेस्पिरेशन हो सके. उसके अलावा it occurs in many other vertebrates as well. For example, turtles rely on cutaneous gas exchange as they hibernate in ice covered pond water. तो जो हाइबरनेशन के टाइम पे जो टर्टल्स है वो भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, तब उनकी भी जो स्किन है वो डिपेंड करती है मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए. तो उसी तरह सी स्नेक्स जो है वो भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं. फिशेस जो है जैसे कि प्लेस, यूरोपियन ईल या मड स्किपर, ये भी कभी कभी गैसेस एक्सचेंज करती है थ्रू स्किन. तो स्किन का मॉइस्ट होना और प्रोटेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है. म्यूकस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्वेटिक लोकोमोशन, मतलब कि वो एक स्मूथ
कवर की तरह बन जाता है, जो इरेगुलरिटीज़ जो स्केल्स वगैरह की वजह से आ रही है उनको कवर करता है और वाटर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि फिशेस जो है वो इजीली मूव कर सके। नेक्स्ट है बेटा कलर। जो स्किन के अंदर कलर होता है, अब वो भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म के स्किन में कलर है तो वो स्किन में कलर किस वजह से आ रहा है? पिगमेंट्स की वजह से। और वो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इंटेगुमेंट मतलब कि एपिडर्मिस में। स्किन कलर रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेगुमेंट। Changes in blood supply can redden the skin or blushing in humans. Differential scattering of the light, known as Tyndall scattering, is the basis of color in its much color is nature. इन नेचर डिफरेंशियल स्कैटरिंग मतलब कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, उससे भी जो कलर है ना वो डिटरमाइन होता है। पिगमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कलर बाय सिलेक्टिव लाइट रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस फिनोमेना जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मैनी ऑफ द पिगमेंट्स प्रोड्यूस कलर बाय वेराइटी ऑफ फिजिकल फिनोमेना आर सिंथेसाइज्ड एंड हेल्ड इन स्पेशलाइज्ड डर्मल सेल्स टर्म्ड एज क्रोमैटोफोर्स। तो बहुत सारी मेनली जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो इन लाइट जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो इस लाइट को ट्रैप कर रही हैं, रिफ्लेक्ट कर रही हैं, उन पिगमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं? chromatophores that arise from the embryonic neural crest. They are responsible for greater generating skin and eye color in the ectotherms, जितने भी cold blooded animals होते हैं उनके अंदर. On the basis of form and composition, 4 group of chromatophores are currently recognized. The most well known of these is melanophore that contain the pigment melanin, जो कि black या brown color देती है. ठीक है. A second type of chromatophore, second chromatophore है बेटा इरिडियोफोर, विच कंटेन लाइट रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टलाइन ग्वानिन प्लेट्स। ये भी प्रेजेंट होता है एक्टोथर्मिक वर्टिब्रेट्स में या बर्ड्स की आईज में। टू अदर टाइप ऑफ क्रोमाटोफोर्स आर ज़ैंथोफोर्स जो कि येलो पिगमेंट दे रहे हैं, या फिर एराइथोफोर जो कि रेड पिगमेंट दे रहा है। ठीक है। एंडोथर्म जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स जो अपना ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, हैज ओनली वन क्लास ऑफ पिगमेंट सेल्स दैट इज मेलानोसाइट्स। ठीक है। और एक्टोथर्म्स जो होते हैं उनके पास ये 4 पिगमेंट्स होते हैं। सो ये इससे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है। दो दिस चैप्टर वाज वेरी 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 लेंथी बट आई विश इट इज़ वर्थ डूइंग इट, क्योंकि ये चैप्टर में से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। इंटेग्यूमेंट ऑफ फिशेस का, इंटेग्यूमेंट ऑफ मैमल्स का, टेट्रापोड्स का आ सकता है क्योंकि वो अभी तक नहीं आया। डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्यूमेंट आ सकता है, इंटेग्यूमेंट के फंक्शन आ सकते हैं। तो आई विश एंड आई होप कि मे बी इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो 5 मार्क का बनता ही है हर बार। सो सेकेंड चैप्टर है बेटा हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम सिर्फ मेन चीज़ें देखने वाले हैं विच इज़ टॉपिक नंबर 2.2 एंड 2.3, क्योंकि जो ज़्यादातर पहले के पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो या तो बोन एंड कार्टिलेज के बेसिस पे आए हुए हैं या फिर स्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, वर्टिब्रे से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। सो आई कैन नॉट से कि इसमें से 2.4 और 5 में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मुझे लगता है कि इसमें से आने के चांसेस बहुत कम है। सो दैट्स वाई आई एम ओनली डिस्कसिंग टॉपिक 2.2 एंड 2.3। ठीक है। अब आ जाते हैं कार्टिलेज पे और बोन पे। एक हाँ जी, उससे पहले देख लेते हैं देयर आर स्केलेटल, 2 टाइप ऑफ स्केलेटन होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन जो विद इन द बॉडी प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट प्रोसेस एंड एंडोस्केलेटन विच इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव लिविंग टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और ये होल्ड करता है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द एनिमल या सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को। और एक्सोस्केलेटन जो होता है, एक्सोस्केलेटन तो वो हमारी शीट की तरह बॉडी के बाहर जो कवर हो, मतलब जो बाहर की तरफ फ्रेम बना रहा होता है वो हो जाता है हमारा एक्सोस्केलेटन। ठीक है। और हमें बेसिकली पढ़ना है स्केलेटन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज और बोन विच इज एंडोस्केलेटन का पार्ट। द वर्टिब्रेट एंडोस्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। अभी हमने बोला कि एंडोस्केलेटन जो है बेटा किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे 2 मेन कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, या तो बोन या तो कार्टिलेज। अगर हम कार्टिलेज की बात करें, इसमें से कार्टिलेज और बोन पे डिफरेंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कार्टिलेज इज रिलेटिवली सॉफ्ट इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो होता है वो हार्ड होता है, ऑसिफाइड होता है, रिजिड होता है। Both cartilage and bone consist of non-living ground substance called matrix in which living cells are present. Connective tissue बेटा होता ही है। connective tissue के अंदर क्या होता है? कोई भी एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे मैट्रिक्स प्रेजेंट है जो कि नॉन लिविंग है, जो कैल्शियम, प्रोटीन, शुगर या अलग अलग सब्सटेंसेस से बनी हो और उनके अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। So cartilage is believed to have appeared first during embryonic development. However, in elasmobranch fishes and cyclostome, the complete skeleton is made up of cartilage. उनको हम बोलते ही cartilaginous fishes है। ठीक है। हाँ जी। The protein found in cartilage
द प्रोटीन फाउंड इन कार्टिलेज इज कॉन्ट्रिन, द लिविंग कार्टिलेज सेल्स आर कॉन्ट्रियोब्लास्ट। तो हमने कहा था ना दो चीजें होती है, एक होती है बेटा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है वो कार्टिलेज की किस नेचर की है, प्रोटीन नेचर की है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, कॉन्ट्रिन प्रेजेंट है। और कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। देयर आर नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स इन द कार्टिलेज, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज थोड़ी सी थिक होती है बट फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बोन्स की बेटा, तो बोन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है, बोन्स की मैट्रिक्स में जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, कोलाजन। प्रोवाइड द सर्फेस ऑन विच द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कैन अधेयर। वो कोलाजन एक सर्फेस दे रहे हैं जहाँ पे कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट होंगी, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोन में कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट बेटा मिलके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, ठीक है। तो बोन्स में बेसिकली कैल्शियम और प्रोटीन का मैट्रिक्स प्रेजेंट है। प्रोटीन कौन सा है, कोलाजन प्रेजेंट है। कैल्शियम में कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट प्रेजेंट है, और जो मिलके क्या बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट बना देते हैं, जिससे बोन हो जाती है हार्ड। Collagen, on the other hand, gives flexibility to the bone. Compact bone is composed of calcified bone matrix arranged in concentric rings. अगर हम compact bone की बात करें तो वहाँ पे आपको concentric rings देखने के लिए मिलेंगी। ये नहीं, नीचे वाली डायग्राम तो कार्टिलेज की है, बट बोन की डायग्राम अगर आपने देखी हो तो ऐसे ऐसे करके रिंग्स होती है, ठीक है। द रिंग्स कंटेन कैविटीज जिसको हम बोलते हैं लैकुना, और बोन सेल्स जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, विच आर इंटरकनेक्टेड बाय पैसेजेस कॉल्ड कैनालिकुलाई। तो बेसिकली बेटा जो मैट्रिक्स है वो किससे बनी हुई है, प्रोटीन कोलेजन से, प्लस इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्सीफाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। ये जो बोन्स हैं ये इनके अंदर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होती है। इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के अंदर कैविटीज भी होती है जिसको बोलते हैं लैक्यूने, या फिर बोन सेल्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और जो बोन सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई जो है वो सर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम बोल देते हैं हार्वेशियन सिस्टम। द बोन secreting cells आर कॉल्ड osteoblasts। जो बोन secreting cells हैं उनको बोलते हैं osteoblasts। They do not divide but secrete collagen and calcium salts as the secreted matrix around the cell, they get entrapped into it and the nature of cell changes, then they are called osteocytes। तो osteoblast जो है ना वो बोन secreting cells है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड होकर और सेल्स नहीं बना रहे, बोन secrete मतलब वो कोलाजन और कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक्स फॉर्म होती है। मैट्रिक्स फॉर्म होती है तो ये उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, एंड दिस इज हाउ बोन्स आर फॉर्म। और जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ दिखेंगे या फिर यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। एंड इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बाद में हम बोल देते हैं हार्वेशियन के नाम। देर आर टू टाइप्स ऑफ बोन, यस ये इंपॉर्टेंट है। बोन्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, या तो हो जाती है कार्टिलेजिनस बोन्स या फिर हो जाती है मेम्ब्रेन बोन्स, ठीक है। बोन्स में बी फॉर्म बाय ऑसिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कार्टिलेज। कोई कार्टिलेज पहले से प्रेजेंट था और वो ऑसिफाई हो गया तो उसको हम बोल देंगे कार्टिलेज बोन या रिप्लेसमेंट बोन, क्योंकि उन्होंने कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन बना दिया। दिस टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन इज नोन एज एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, क्योंकि कार्टिलेज इटसेल्फ डज नॉट बिकम अ बोन, लेकिन वो एक टेम्पलेट की तरह काम करा जहाँ पे बाद में बोन आ गई, ठीक है। इन द सेकेंड टाइप द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स आर फॉर्म फ्रेश एट प्लेस फॉर मेम्ब्रेन कवरिंग, दीज आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बोन। मतलब मेम्ब्रेन जहाँ पे थी वहाँ पे एक नई बोन बन रही है, वहाँ पे पहले से कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं था। दे डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द मेसेनकाइमल टिश्यू। दीज आर इन्वेस्टिंग बोन। इन्वेस्टिंग क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन ने अपने आप को इन्वेस्ट करा ताकि उसके ऊपर बोन बन सके। द बोन्स ऑफ द फेस, मोस्ट ऑफ द क्रेनियल बोन्स एंड कॉलर बोन्स आर फॉर्म बाय इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, मतलब कि वो क्या है, मेम्ब्रेन बोन। तो बोन में बेटा एक तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चंस अच्छे से बना के लर्न कर लेने हैं, एक तो कार्टिलेज और बोन के अंदर डिफरेंस, और दूसरा यहाँ से आपको कर लेना है टू टाइप ऑफ बोन के बारे में। आगे आते हैं बेटा स्केलेटन पे। स्केलेटन की अगर हम बात करें, हाँ जी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन के अंदर क्या आएगा कि एंडोस्केलेटन जो होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। एंडोस्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाँ जी, तो अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की, वो अरेंज होता है हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, मतलब कि मेनली जो हमारा स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ठीक है, और स्टर्नम आ रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। तो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन, मतलब कि हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट, ठीक है। अपेंडिकुलर सेगमेंट होगा बेटा जो साइड्स ऑफ बॉडी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जिसमें अपेंडेजेस आ रहे हैं। अपेंडेजेस का मतलब हो गया बेटा लिम्स, मतलब कि हमारे आर्म्स और हमारी
लेग्स। तो अगर हम आए हमारे एक्सियल स्केलेटन पे, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर आ रहा है स्कल और वर्टेब्रल कॉलम। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल जो होता है वो इनलार्ज होता है और ब्रेन को इनक्लोज करता है, और हमारे सेंस ऑर्गन जैसे हेड वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। वर्टेब्रल कॉलम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्केलेटल एक्सिस है, जो हमारी बैकबोन में रन कर रही है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है। स्कल वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हेड या हेड स्केलेटन इन टू सब डिविजन, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। तो बेसिकली वर्टिब्रे को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, एक वो जिनके पास स्केलेटन नहीं है, मतलब स्कल नहीं है, और दूसरा वो जिनके पास स्कल प्रेजेंट है। यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स बिलोंग टू ए क्रेनिएटा, और बाकी जितने भी सारे ग्रुप्स हैं वो सारे बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं? क्रेनिएटा से। द स्कल ऑफ क्रेनिएटा वर्टिब्रे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विच इंक्लूजेस द ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स एंड अदर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द हेड। पार्ट ऑफ द स्कल जो ब्रेन को इंक्लोज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम, जिसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होती हैं, और हम उसको फिक्स जॉइंट बोलते हैं। द पार्ट्स ऑफ द स्कल जहाँ पे सेंसरी पार्ट को, सेंसरी ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, उसको बोलते हैं सेंसरी कैप्सूल्स। दस द पेयर्ड ऑडिटरी कैप्सूल इंक्लूड, जैसे ऑडिटरी कैप्सूल्स जो है वो हेयरिंग अपरेटस को कवर करेंगे, ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स जो है वो हमारी स्मेल, नोज के आसपास कवर करेंगे। ठीक है। ऑर्बिट्स जो है वो आई को कवर करेगी। So in living fishes of modern time, gill slits are present on the pharyngeal wall and are supported by skeletal structure called visceral skeletal. जो fishes होते हैं उनके gill slits होते हैं, gill slits को protect करने के लिए वहाँ पे कौन सा skeletal structure present है? Visceral skeletal. During the course of evolution of vertebrate, the visceral skeletal is lost in importance when interstitial gills are replaced by lungs. ठीक है। However, the structure which constituted visceral skeletal can be retained and has incorporated in the formation of jaw, skeletal elements, etc. तो बेसिकली जिस टाइम पे फिशेस थी, फिशेस के पास गिल्स होते थे, गिल स्लेट्स होते थे, गिल स्लेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता था? विसरल स्लेट्स। धीरे धीरे करके टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स अराइज हुए, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स अराइज हुए तो गिल्स की जगह क्या आ गए? लंग्स आ गए। लंग्स आने की वजह से विसरल स्केलेटल जो है अब ये रिटेन नहीं हुए, ये चेंज हो गए, ये वहाँ से हट गए। लेकिन जो विसरल स्केलेटल के स्ट्रक्चर्स पे देखा गया कि उन्हीं की हेल्प से जॉ और बाकी स्केलेटल एलिमेंट्स जो है वो बन रहे हैं। ठीक है। द स्कल ऑफ साइक्लोस्कोम डज नॉट कंटेन जॉ, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? जॉलेस। तो एग्नाथा मतलब कि विदाउट जॉज, या जो जॉलेस फिशेज होती हैं उनको जॉलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास जॉज नहीं है, उनके पास जो विस्ट्रल स्केलेटन था उससे जॉज फॉर्म नहीं हुए। द रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट जिनमें जॉज होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? गिनाथोस्टोमाटा। ठीक है। तो हमने जॉ के बेसिस पे हमने कहा कि जो वर्टिब्रेट्स फर्दर आएंगे उनके अंदर जॉज डेवलप होंगे, तो जॉ के बेसिस पे हमने दो में क्लासीफाई करा, एग्नाथा और गिनाथोस्टोमाटा। एग्नाथा जॉलेस ऑर्गेनिजम्स एंड गिनाथोस्टोमाटा जॉ बियरिंग ऑर्गेनिज्म। इन वर्टिब्रेट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड सेंसरी कैप्सूल, द ब्रेन एंड सेंसरी कैप्सूल आर कवर्ड बाय टफ मेम्ब्रेनियस स्कल, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेनो क्रेनियम। लेटर ये मेम्ब्रेनियस स्कल जो है वो हार्डन अप हो जाता है और कार्टिलेज में डेवलप हो जाता है और कार्टिलेजनस स्कल बन जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम। तो जब वर्टिब्रेट्स की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम में जो मेम्ब्रेन्स को, ब्रेन को और सेंसरी कैप्सूल्स को जो इनक्लोज कर रहा होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनोक्रेनियम। लेटर ऑन वो डेवलप होकर स्ट्रेंथन हो जाता है, उसको बोल देते हैं कॉन्ड्रोक्रेनियम। ठीक है। Chondrocranium is modified in relation to the brain and specialized sense organs of the head, appears as a stage in development of head skeleton. तो ये एक डेवलपमेंटल स्टेज का पार्ट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि हेड स्केलेटल के अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसका पार्ट होता है। नेक्स्ट है बेटा विसरल आर्क। In addition to cranium and sensory capsules, the skull contain other structure which are derived from visceral skeleton. Visceral skeleton are modified to form a part of cranium derived. Cranium derived is referred to as स्प्लैनोक्रेनियम। तो विसरल स्केलेटल से बना हुआ जो क्रेनियम का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लैंकोक्रेनियम। विसरल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजिनस रॉड जो डर्मल सपोर्ट का काम करती हैं, जैसे कि बहुत सारी विसरल आर्क प्रेजेंट होती हैं गिल स्लेट्स के पास। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि लेटर ऑन हायर वर्टिब्रेट्स में जाके ये विसरल आर्क या विसरल स्केलेटन जो होता है वो मॉडिफाई होकर क्या बना रहा होता है? जॉज बना रहा होता है। दीज आर मॉडिफाइड इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्टिब्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गिल एंड टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन। द एंटीरियर मोस्ट और फर्स्ट विसरल आर्क को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर आर्क।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है हायोड आर्क और फिर आ जाती है हमारी ब्रांकियल आर्क। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर्स में आपको मिल जाएगा। विजुअल आर्क पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, इसके टाइप्स के बारे में हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी पढ़ा हुआ है। सो दैट्स वाई वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉ सस्पेंसोरियम पे भी बेटा पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें हम उसके टाइप्स भी पढ़ते हैं। एम्फीस्टाइलिक सस्पेंशन क्या थी, ऑटोडायस्टाइलिक सस्पेंशन क्या थी, हाइलोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक ये सस्पेंशन क्या थी, ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट है बेटा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड ना बेटा दो क्वेश्चंस हम बेसिकली करने वाले हैं। एक तो एक टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और दूसरा टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, तो वो हमने वहाँ कवर करा था, इसलिए आई एम नॉट कवरिंग। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक टिपिकल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर। सो अ वर्टिब्रल कॉलम इज अ चेन ऑफ सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, एक चेन होती है जिसमें बहुत सारे वर्टिब्रेज प्रेजेंट होते हैं जो स्कल से एक्सटेंड करते हैं और हमारा टिप ऑफ द टेल बोन तक जाता है, ठीक है। और ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से आर्टिकुलेटेड होते हैं, फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ बल्स होते हैं, कुछ कहीं साइड से बल्ज है, कहीं साइड से डिप्रेशन है, ठीक है। और ये हेल्प करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेन काम ये होता है, और ये हमारी बॉडी का फ्रेम भी है। अब आ जाते हैं टिपिकल वर्टिब्रा। सबसे पहले तो टिपिकल वर्टिब्रा की डायग्राम देखते हैं। ये है बेटा टिपिकल वर्टिब्रा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे न्यूरल स्पाइन है, न्यूरल आर्क है। ये जो सेंटर का पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं सेंट्रम, ठीक है। पीछे की तरफ अगर न्यूरल स्पाइन, न्यूरल का आर्क है, तो आगे की तरफ हीमल स्पाइन और हीमल आर्क हमें देखने के लिए मिल रहा है। फाइन, सो लेट अस सी द पॉइंट्स। यस, The central body is lined with notochord of early developmental stages called the centrum। तो जो central body है जहाँ पे basically notochord present होती है early developmental stages में, उसको क्या बोलते हैं? centrum। centrum bear करता है depression and bulges on its anterior and posterior part। anterior part में हमें depression दिखेंगे, मतलब anterior part जो होगा वो इस तरीके से होगा, और posterior part में, पीछे के part में हमें दिखेंगे bulges, ठीक है। for articulation with the vertebra in front of it and in behind it, ताकि ये इसके आगे के वर्टेब्रा और पीछे के वर्टेब्रा से इसी तरह आर्टिकुलेट करता रहे, इसी तरह ज्वाइन करता रहे, ठीक है जी। उसके बाद अ डोर्सल आर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूरल आर्क। डोर्सल मतलब डोर्सल साइड पे एक न्यूरल आर्क है जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। न्यूरल आर्क ऑफ ऑल वर्टेब्रा टुगेदर फॉर्म द न्यूरल ट्यूब और न्यूरल कैनाल विच इंक्लूजेस द स्पाइनल कॉर्ड। तो डोर्सल साइड पे न्यूरल आर्क प्रेजेंट है जो ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, जो ज्वाइन होकर बना रहे हैं न्यूरल ट्यूब या न्यूरल कैनाल, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन हो रहा होता है। न्यूरल आर्क्स आर फॉर्म बाय वर्टिकल न्यूरल प्लेट्स दैट अराइज फ्रॉम dorsolateral sides of the centrum। The two neural plates on either side meet above the spinal cord, जैसे हमने ऐसे देखा था, ठीक है। दे आर यूजुअली अ बैकवर्डली डायरेक्टेड न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट डॉर्सली अबव द न्यूरल आर्क। तो इसमें आप इतना पॉइंट भी कर लोगे ना तब भी चल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, देयर इज अ पेयर ऑफ लेटरल प्रोसेस नोन एज ट्रांसवर्स। लेटरल मतलब साइड, साइड की तरफ से जो प्रोसेस निकल रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। दे एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रम। द ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट ऑफ मसल्स, जहाँ पे आके मसल्स अटैच हो रही है। इन फिशेस, सैलमेंडर्स एंड मोस्ट रेप्टाइल्स, मेनी लॉन्ग टेल मैमल्स, द कॉडल वर्टेब्रे यूजुअली अ हीमल आर्क विच इज प्रेजेंट इन वेंट्रली। तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट था बेटा, न्यूरल आर्क। वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है बेटा, हीमल आर्क, ठीक है। हीमल आर्क जो बनाता है वो फॉर्म बनाता है, प्लेट्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोफाइसिस, जहाँ पे हीमल कैनाल प्रेजेंट है, मतलब कि ब्लड वेसल्स को इनक्लोज करता है। हीमल आर्क में ऑल्सो हैव अ वेंट्रली प्रोजेक्टेड हीमल स्पाइन। सेंट्रम bears a couple of plate-like projections बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड। सेंट्रम में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी, जिसको हम बोल सकते हैं प्री ज़ाइगोपोफाइसिस या फिर पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। प्री मतलब आगे, पोस्ट मतलब पीछे, जो हेल्प कर रहा है आर्टिकुलेट करने में, ज्वाइन करने में वर्टेब्रेट्स को एक दूसरे के साथ फर्मली, और उनकी मूवमेंट को लिमिट कर रहा है जितनी भी ज़रूरत होगी वर्टेब्रेट को, ठीक है। तो सेंट्रम में आगे की तरफ और पीछे की तरफ, मतलब फ्रंट और बिहाइंड में दो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, ठीक है। इन हायर वर्टेब्रेट्स अ पेयर ऑफ लेटरल प्रोसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट विच अराइज ऑन ईच साइड
फ्रॉम द न्यूरल आर्क, दिस इज नोन एज डायापोफाइसिस। उन्होंने कहा हायर वर्टेब्रेट्स में लेटरल, हर एक साइड मतलब ईच साइड से न्यूरल आर्क के बेस से प्रोजेक्शन निकलती है, प्रोसेसेस निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं डायापोफाइसिस। यूजुअली देयर इज अनदर पेयर ऑफ प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम सेंट्रम, दैट इज पैरापोफाइसिस। ये भी क्या कर रही हैं, ये भी हमें हेल्प कर रही हैं आर्टिकुलेट करने के लिए, फिट करने के लिए, किसके साथ, रिब्स के साथ। These articulate with the ribs as the bifurcated heads of the ribs are attached to these process on each side, क्योंकि जो ribs के जो heads होते हैं वो भी आगे यहाँ पे join करते हैं vertebrae के साथ। अगर आपको rib cage का पता हो तो rib cage में क्या होता है बेटा, आगे की तरफ rib cage breastbone के साथ joined होता है, पीछे की तरफ rib cage vertebrae के साथ join होता है। तो vertebrae के साथ वो आके कहाँ join हो रहा है, डायपोफाइसिस में और पैरापोफाइसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि दो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं आगे और पीछे की तरफ, दैट इज प्री जाइगोफाइसिस और पोस्ट जाइगोफाइसिस, जो हेल्प करती हैं आर्टिकुलेट करने में वर्टिब्रेट्स को। उसके अलावा डायपोफाइसिस और पैरापोफाइसिस जो है वो हेल्प करती हैं रिब केज को ज्वाइन होने में वर्टिब्रे के साथ। ठीक है, ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर एक टिपिकल वर्टिब्रे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइप ऑफ वर्टिब्रे प्रोसीलस, ओपिस्थोसीलस, एम्फीसीलस, हेट्रोसीलस, एसीलस, ये सारे हम प्रीवियस ईयर पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप इनको इनकी डायग्राम के साथ समझोगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। विद दिस बेटा आई एम एंडिंग विद दिस वीडियो। ऑल्दो मुझे लगा था कि हमारा एक वीडियो में ब्लॉक 1 कवर हो जाएगा, बट ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा लेंदी है। वी हार्डली कवर 1.5 chapter, so the video is already getting too long, so I'm ending this video over here. In the next video we'll continue with the further revision. Thank you.